मैं एक बात कहूँ माँ, बाबा को गुजरे हुए इतने साल हो गए, आपने घर घर जाकर काम किया है और अब मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है, पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, अब मुझे भी काम करने दो जिससे घर चलाने में आपकी कुछ मदद कर सकूँ। अच्छा, और क्या करेगी 12वीं पास को, क्या नौकरी मिलेगी? हम मेरी तरह झाड़ू पोछा करना चाहती है क्या? तो क्या बुराई है इसमें? आपने भी तो झाड़ू पोछा करके ही गुजारा किया है ना। हाँ, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि तू भी ये काम करे। अरे मैंने तुझे कभी धूप में भी नहीं निकलने दिया ताकि तेरा रंग काला ना पड़ जाए। तू देखना, मैं तेरी शादी किसी अमीर घर में करूँगी। पर जरा बताओगी कि आप मेरी शादी अमीर घर में कैसे करोगी? जरूर करूँगी, ताकि तू जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सके, मेरी तरह दूसरों के जूठे बर्तन ना धोए, समझी? अब चुपचाप हलवा दे। अपनी माँ कल्पना की बात सुनकर ईसा हंसने लगी। पति गुजर जाने के बाद कल्पना ने बड़ी दिक्कतों से अपनी इकलौती बेटी ईसा को पाल पोस कर बड़ा किया था और अब उसकी शादी की चिंता कल्पना को दिन रात खाए जा रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद सुनिश्चा, मेरी पगार आ गई है, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, राशन पानी ले आती हूँ। ठीक है माँ, तुझे कुछ चाहिए तो बता। हाँ, एक बढ़िया सा लहंगा ले आए। 5-सवा लाख का रुपया। इसी तरह कल्पना और ईसा का जीवन कट रहा था। 1 महीने बाद जब कल्पना फिर बाजार जाने के लिए तैयार होने लगी, तब ईसा, मैं बाजार जा रही हूँ, 1 गिलास पानी तो देना। पानी बाद में पीना, पहले ये देखो। ईसा ने एक नया ब्लाउज अपनी माँ की तरफ बढ़ा दिया। वो ब्लाउज वाकई बहुत ही प्यारा लग रहा था। कुछ दिन पहले कल्पना की मालकिन ने उसे एक साड़ी दी, पर उसका ब्लाउज नहीं था, तो कल्पना अपनी माँ के लिए घर पर ही एक ब्लाउज सिल दिया था। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। ला, पानी दे दे। पानी बाद में, पहले झट से साड़ी और यह ब्लाउज पहन कर दिखाओ मुझे। ईसा अपनी माँ को कमरे की तरफ धक्का देकर कहने लगी। थोड़ी देर बाद कल्पना वही साड़ी पहनकर बाहर निकली। वो उस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। अरे वाह माँ, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो आप, सच्ची। तो फिर मैं इस साड़ी को संभाल लेती हूँ, शादी बाद में बारात में काम आएगी। हाँ हाँ, संभाल लेना, लेकिन आज यही पहनकर बाजार जाओ। अरे पागल है क्या? लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लोगों की चिंता छोड़ो, जाओ ना, ऐसे ही मस्त लग रही हो। फिर तो एक काम कर, तू भी अच्छे से कपड़े पहन ले, आज दोनों साथ में चलेंगे, एकदम अमीर लगेंगे। कल्पना की बात पर ईसा हंसी और तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों तैयार होकर बाजार चली गई, दोनों माँ बेटी बहुत अच्छी लग रही थी। बाजार में जब कल्पना एक ठेले से सब्जी खरीद रही थी, तभी बगल से एक कार गुजरी। उस कार से कल्पना को थोड़ी सी ठोकर लग गई। कल्पना की चीख सुनकर कार से एक माँ बेटा बाहर निकले और कल्पना को सहारा देते हुए पूछा, सो सॉरी आंटी, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? अरे अनिकेत, ये क्या कर दिया तूने? बहन जी, आप ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, भगवान का शुक्र है कि आपको ज़्यादा चोट नहीं आई। वो क्या है ना, मेरे बेटे ने अभी पिछले महीने ही कार ली, अभी चलाना सीख ही रहा है, पता है? कैश ली है पूरी कार, लोन वोन का झंझट ही नहीं है। ओ अच्छा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कितने की पड़ी बहन जी? पूरे 15 लाख की। आपके पास कौन सी है वो? दरअसल ना मुझे कार चलानी आती और ना ही मेरी बेटी ईसा को, हम लोग कार नहीं रखते। अच्छा अच्छा, कैसी हो बेटी? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आंटी जी बड़ी प्यारी बच्ची है। बहन जी, आपकी इसकी शादी वादी के बारे में कुछ सोचा है? हाँ हाँ, वही आजकल लड़के वालों की लाइन लगी है पड़ी है, पर घर पर आप ही देखिए ना कितनी सुंदर है बेटी मेरी, ऊपर से इकलौती भी है। हाँ हाँ, वो तो है। आप अपना नंबर दीजिए ना, मुलाकात तो होती रहेगी। जी आंटी, लिख लीजिए। ईसा ने अमृता को अपना ही मोबाइल नंबर दे दिया, क्योंकि उसकी माँ कल्पना के पास फ़ोन नहीं था। थोड़ी देर बातचीत के बाद कल्पना और ईसा वहाँ से चले गए। सुनी अनिकेत, तुझे कैसी लगी वो लड़की? बहुत सुंदर थी माँ। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पहनावे से तो काफ़ी अमीर घर की लग रही है, ऊपर से इकलौती लड़की है, सोच दहेज भी खूब मिलेगा और बाद में तो सब कुछ तेरा ही हो जाना है। क्या बोलता है? अरे हाँ माँ, यह बात तो सच है कही आपने। तो बोल, बात बढ़ाऊँ क्या? हाँ, भले काम में देरी कैसी? अनिकेत तो ईसा की सुंदरता देखकर ही मोहित हो गया था, ऊपर से इन्हें अमीर मानकर दहेज का लालच दोनों माँ बेटे की आंखों में तैरने लगा। शाम को ईसा घर पर, माँ क्या जरूरत है इतना झूठ बोलने की? अरे तू चुप रह, सोच अगर तेरी उस लड़की से शादी हो गई तो राज करेगी तू जीवन भर। पर माँ, हमारे पास उन्हें देने के लिए क्या है? अरे चुप कर, एक बार शादी हो गई तो फिर क्या कर लेंगे वो है। पर माँ केशव, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप एक बार उससे पूछ तो लेती ना। क्या केशव? मैं मंगलू का लड़का। अरे एक छोटे से किसान के साथ शादी करके क्या ही मिल जाएगा तुझे? सुना नहीं, उस लड़की 15 लाख की कार खरीदी है, वो भी नगद। मैंने फैसला कर लिया है, तेरी शादी
शादी मैं उसी लड़के से करवाऊंगी, किसी फटीचर से नहीं, समझी। इतना कहकर कल्पना वहाँ से चली गई और ईशा रोने लगी। ईशा और केशव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जब भी ईशा कल्पना के सामने केशव का नाम लेती तो कल्पना उसे छिड़क देती। कुछ दिन बाद कल्पना ने चालाकी से अनिकेत और ईशा की सगाई करा दी। इस सगाई से ईशा और केशव दोनों के दिल टूट गए। फिर कुछ दिनों के बाद, बहन जी आप शादी की तारीख निकलवा ही लेते हैं। हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। अच्छा है, तो चलिए जरा लेन देन की बात भी कर लें। देखिए कार तो हमने अभी ही ली है, समाज में हमारा बड़ा नाम है, तो आप एक काम करिए, ईशा के लिए कम से कम 10 लाख का लहंगा सिलवा देना और इतना ही कैश दे देना, बस हमारी इतनी सी ही मांग है। अब कल्पना फंस चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर अमृता और अनिकेत को सारी सच्चाई बता दी। उसे लगा था कि अनिकेत ईशा से शादी कर ही लेगा, लेकिन अब वह अपनी माँ की तरह लालची निकला और उसने तुरंत सगाई तोड़ दी। ईशा तो पहले ही दुखी थी, अब कल्पना भी दुखी रहने लगी। अपनी बेटी की अमीर घर से शादी करने का उसका सपना टूट चुका था। माँ मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह झूठ की इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अरे ऐसा भी क्या गलत चाहा था मैंने, सिर्फ इतना ही ना कि मेरी बेटी की शादी अमीर घर में हो जाए। घर में ये अमीर लोग अमीर होते हुए भी कितने लालची होते हैं। चुप हो जाओ माँ, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम एक काम करो, तुम केशव को बुला लो, मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। यह सुनकर ईशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम को केशव घर पर आया तो कल्पना ने उसे अपनी हालत के बारे में सारी जानकारी दे दी। माँ जी आप फिक्र मत करिए, मुझे दहेज में एक पैसा नहीं चाहिए और आप चिंता मत करिए, मैं जानता हूँ कि ईशा का कोई भाई है न कोई पिता है, तो आपकी देखरेख मैं ही करूँगा। केशव की बात सुनकर कल्पना को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने केशव को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और फिर पंडित को बुलाकर दोनों की शादी की तारीख तय कर दी। 1 महीने बाद शादी की तारीख निकल गई। उधर एक दिन कल्पना के घर में अचानक एक बूढ़ी भिखारन आई। बेटी कुछ खाने को मिलेगा? हाँ माँ आओ ना बैठो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। बूढ़ी भिखारन ने खाना खाया, फिर एक गिलास में रखा पानी पिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने एक भूखी भिखारन को खाना खिलाया। अरे कोई बात नहीं अम्मा, बस आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दो कि इसके अगले महीने शादी है। अरे वाह बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद ही दे सकती हूँ, कोई उपहार नहीं। हाँ लेकिन एक बात कहनी थी। कहो ना अम्मा, तुम्हारे कुएं का पानी थोड़ा खारा है, इसे थोड़ा सा और गहरा करवा लो और हो सके तो अपनी बेटी की शादी से पहले, ताकि सारे मेहमान मीठा पानी पी सकें और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। जी अम्मा। यह बात कहकर बूढ़ी भिखारन वहाँ से चली गई। उधर ईशा ने यह बात केशव को बताई तो केशव अपनी कुदाल लेकर कुआं गहरा करने को आया। उसने कुएं से उतरकर खुदाई शुरू की, तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि नीचे सोने के सिक्कों से भरा एक मटका था। उसे देखते ही चमत्कार हो गया। चमत्कार? वह कोई भिखार नहीं, वह तो साक्षात देवी माँ थी। अब मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी। अमृता ने उनमें से कुछ सिक्के बेचकर ईशा के लिए 10 लाख का लहंगा बनवाया और एक बहुत महंगी कार खरीद कर केशव को दी। माँ जी मुझे इतनी महंगी कार की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं है पर हमें तो है। अरे भाई 10 लाख का लहंगा पहनकर मेरी बेटी 20 लाख की कार में तो बैठेगी ही ना। और हाँ जरा वो अमृता के घर भी चलना है, मिठाई देकर आते हैं। अमृता और अनिकेत नई कार और खास तौर पर ईशा का लहंगा देखकर हैरान थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। वहीं ईशा और कल्पना की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दोनों का सपना जो पूरा हो गया। 100 लहंगे बनाने वाली दर्जी बहू। प्रतिभा जब से शादी होकर आई है तब वह बहुत उदास थी, क्योंकि ना तो उसकी सास उससे ठीक से बात करती थी और ना ही उसकी ननद। उन दोनों को तो बस मौका चाहिए होता था प्रतिभा को तंग करने का। एक दिन उसकी सास बर्तन धुल रही होती है कि क्या बात है मम्मी, आज तुम रसोई में बर्तन कर रही हो, काम वाली नहीं आई क्या? नहीं बेटा, तो गांव चली गई है काम छोड़कर उसने। अब क्या करूं बहू, तो सुबह जल्दी उठती नहीं और अगर उठ भी जाए तो उठते ही वह अपनी सिलाई के काम में लग जाती है। अब तुझे तो भी ऑफिस जाना है और सलोनी भी आजकल यहीं आई हुई है। जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती वह भी कोई काम नहीं कर सकती घर का, इसलिए अब ले देकर मैं ही बची हूँ इस घर का काम करने के लिए। सोचा पहले बर्तन कर लेती हूँ और एक तरफ तेरे लिए टिफिन पैक कर दूँ। तो दूसरी काम वाली रख ले माँ। दूसरी काम वाली इतनी आसानी से कहाँ मिलती है बेटा, बहुत लोगों से कह दिया है, अब कोई भेजेगा तभी तो। आप तब तक मुझे ही करना होगा। रुको मैं प्रतिभा को बुलाता हूँ। आप अकेले कब तक इतना करोगी? रहने दे बेटा, क्यों तंग कर रहा है? वह लगी हुई होगी अपनी सिलाई करने में।
अपने बुलाया मुझे। प्रतिभा, तुम्हें पता है ना मम्मी अकेले किचन में लगी हुई है, काम वाली नहीं आई, तो तुम्हें अपनी सिलाई का काम छोड़कर मम्मी की हेल्प करनी चाहिए थी ना। वो मेरा ऑर्डर बहुत अर्जेंट था, शादी से पहले ही ऑर्डर मेरे पेंडिंग चल रहे थे, इस वजह से मैं पूरी कर रही थी। भाभी, आप इतने इन सस्ते से सूटों की सिलाई से इतने करोड़ों रुपए नहीं कमा रही हो जो आप घर का काम नहीं करोगी। वैसे भी अब आपकी शादी हो चुकी है, आप अपना ये सिलाई का काम बंद क्यों नहीं कर देती हो? या आप घर का देख लो या फिर आप अपनी सिलाई का काम देख लो। लो सलोनी दीदी, मैं यह काम शादी से पहले से करती आ रही हूँ। मेरे बहुत से कस्टमर मुझे सिलाई करवाते हैं और अब मैं इतना करती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता। आप टेंशन मत लो, मैं घर का काम कर दूंगी, सिलाई का काम बाद में कर लूंगी। माँ जी, मैं बर्तन कर देती हूँ, आप रहने दो, आप नाश्ता कर लो दीदी के साथ। प्रतिभा शादी से पहले ही सिलाई का काम कर रही थी, शादी से पहले वो अपना खर्चा सिलाई करके निकालती थी। शादी के बाद भी प्रतिभा अपने सारे ऑर्डर्स ही पूरे कर रही थी क्योंकि उसके सारे कस्टमर्स के कॉल आ रहे थे। आशीष जी सॉरी, मैं इस बात का आगे से ध्यान रखूंगी, मेरी वजह से घर में किसी को कोई परेशानी ना हो। प्रतिभा का सिलाई का काम करके अपनी शादी को उठाया हुआ कर्ज चुकाना जरूरी था, इसलिए वह दिन में घर के सारे काम करती और रात में बैठकर सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती। प्रतिभा जानती थी कि उसकी माँ की आंखें बहुत कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए वह अकेले कपड़े नहीं सिल सकती। सलोनी का हस्बैंड फैशन शोज करता था, जगह जगह उसके फैशन शोज होते थे, इस वजह से सलोनी कई बार प्रतिभा को ताने भी सुना देती। माँ, यह देखो अरुण मेरे लिए क्या लाए हैं, यह ड्रेस में गोद भराई की रस्म में पहनूंगी। एक इनका डिजाइन देख लो कपड़ों का, एक भाभी का देख लो। मेरे हस्बैंड एक बड़ी फैशन डिजाइनर कंपनी के अपने डिजाइनर के कपड़े सिलवाते हैं, तभी तो उनके फैशन शो सेट होते हैं। इनका मन था कि इस बार यह ड्रेस उनके मॉडल्स पहन रही है तो मैं भी यही ड्रेस पहनूं। मुझे तो हंसी में कह रहे थे कि मैं इनकी मॉडल हूँ। अरे तू इसकी बात कहाँ से ले जा रही है? यह सस्ते देहाती कपड़े बनाने वाली माँ बेटी हैं, इनकी क्या औकात जो दामाद जी के फैशन शो के लिए जो कपड़े बनते हैं उससे मुकाबला कर पाए। ला, मैं अलमारी में संभाल कर रख देती हूँ। अभी प्रतिभा की सास बात पूरी भी नहीं कर पाई कि तभी सलोनी का पति अरुण आ जाता है। अरुण बहुत घबराया हुआ था। क्या हुआ अरुण जी, आप घबराए हुए क्यों हो? अरे प्रतिभा, दामाद जी के लिए पानी लेकर आओ। प्रतिभा पानी लेकर आती है, लो दामाद जी को पानी दे देती है। आप क्या हुआ दामाद जी, कुछ बताओ तो सही। सलोनी, मैंने तुम्हें बताया था ना आज रात को ही मेरा बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला और मैंने एक बड़े फैशन डिजाइनर को 100 लहंगे बनाने का ऑर्डर दिया था और मैंने पैसे भी एडवांस दे दिए थे, पर वो फैशन डिजाइनर फ्रॉड निकला और मेरे पैसे लेकर देश छोड़कर यहाँ से कल रात को ही भाग गया। उसने मेरे जैसे बहुत से लोगों से पैसे खाए हैं, मुझे यह सब समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे शो की टिकट भी बिक चुकी है, स्पंज भी लग चुका है, पैसा बर्बाद हो जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। फिर भी कोई कंपनी मुझे फैशन शोज करने की परमिशन नहीं देगी। आपने पहले अच्छे से जांच पड़ताल क्यों नहीं की? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे, क्या तो घबराहट हो रही है। सलोनी, तू इस हालत में चिंता मत ले, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं अभी आशीष को फ़ोन करती हूँ, शायद वह इस काम में थोड़ी मदद कर सके। मेरी आशीष से फ़ोन पर बात हुई है, वो घर आ रहा है, पर मुझे कोई भी फैशन डिजाइनर कंपनी इतने कम समय में 100 लहंगे बनाकर नहीं दे रही है। मैंने सबसे बात कर ली। अरुण जीजू, आप टेंशन मत लो, मैं 100 लहंगे तैयार करूँगी। अभी 10 बजे हैं, आप अपने मॉडल्स को तैयार रखिए, वो मेकअप वगैरह करके रेडी रहेंगे। मैं जैसे जैसे लहंगे तैयार करती जाऊँगी आप मॉडल्स को देते रहना। पर प्रतिभा भाभी, क्या आप 100 लहंगे तैयार कर पाओगे? मुझ पर विश्वास रखिए जीजू, मैं कर लूँगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। प्रतिभा ने इस दिन जो हिम्मत दिखाई वह सबकी नज़रों में बहुत तारीफ के काबिल थी। प्रतिभा की फौरन अपनी मम्मी को कॉल किया, वह भी प्रतिभा की मदद के लिए आ गई। उनके साथ और भी सिलाई करने वाले दर्जी थे जो प्रतिभा की मम्मी को बहुत सालों से जानते थे। सबकी कोशिश और मेहनत रंग लाई। प्रतिभा ने सबके साथ मिलकर शो शुरू होने से पहले ही 100 लहंगे सिल कर तैयार कर दिए। अरुण की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस रात अरुण का फैशन शो बहुत हिट हो गया, सबको वो लहंगे बहुत पसंद आए। प्रतिभा भाभी, सचमुच आपने जो मेरे लिए किया, मैं उसका एहसान कैसे चुकाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने इतने कम समय में 100 लहंगे रेडी कर दिए जीजू, यह तो मेरा फर्ज था, अगर मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। थैंक यू, आपको लहंगे पसंद आए। प्रतिभा भाभी, मुझे आपको सॉरी बोलना है, मैं तो हमेशा आपसे गलत ही बोलती रही, पर आपने तो आज मुसीबत के समय हमारी मदद की। प्रतिभा बहू, आपसे तो मैं इस काम के लिए कोई नहीं टोकेगा। आज तो मैं और समधन जी को दोनों को सिलाई आती थी और समधन जी की मदद से और भी टेलर हमारी मदद को आ गए। मैं तो सबको दिल से शुक्रिया कहती हूँ। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं बहन जी,
आप हमारे सब अपने हैं। और फिर प्रतिभा की इस लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद उसके ससुराल में सब उससे सम्मान से व्यवहार करते हैं, उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। सब घर में सबके साथ साथ आशीष भी प्रतिभा के काम में रिस्पेक्ट करता था।